हेलो फ्रेंड्स, इन्फोनेट कोचिंग क्लासेस में स्वागत है आप सभी का। ये जो वीडियो है ये एक सीरीज़ वीडियो होने वाली है जिसमें हम इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कशन करने वाले हैं। हमारा जो मेन टॉपिक है वो द यूनियन एग्जीक्यूटिव के बारे में है, जिसके अंडर आपका प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, अटॉर्नी जनरल, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ये सारे कवर हो जाएंगे। तो ये जो सीरीज़ है आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, बहुत ही यूजफुल होने वाला है हर एक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो प्लीज़ ये सारे वीडियो को देखिएगा और अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। तो पहले हम यूनियन एग्जीक्यूटिव के बारे में एक थोड़ा सा ब्रीफ आइडिया ले लेते हैं कि इसके अंडर हम क्या क्या सब पढ़ेंगे, किसके बारे में सब जानना है। ओके, तो यूनियन एग्जीक्यूटिव के अंडर में आते हैं पहले प्रेसिडेंट, सेकंड है आपका वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड फाइनली द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो ये जो 5 पोजीशंस और 5 ऑफिसेस हैं ये सारे द यूनियन एग्जीक्यूटिव के अंडर में आते हैं। ओके, एक और बात फ्रेंड्स, ये जो यूनियन एग्जीक्यूटिव के में ये जो सारे मेंशंस हुए हैं पोजीशंस के बारे में, ये आते हैं हमारे आर्टिकल 52 से लेकर आर्टिकल 78 जो कि पार्ट 5 हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 5 में मेंशन है। तो ये तो हो गया फ्रेंड्स एक ब्रीफ आइडिया अबाउट द यूनियन एग्जीक्यूटिव जो कि हम आगे के वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो बेसिकली आज की जो वीडियो है वो फोकस करेगा प्रेसिडेंट के बारे में, प्रेसिडेंट के ऊपर। ओके, उनका इलेक्शंस कैसे होते हैं, उनका पावर्स क्या क्या सारे होते हैं, क्या क्या सारे उनसे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो सब हम डिस्कशन करने वाले हैं। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। तो पहले आते हैं हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ये जब भी हम ये नाम सुनते हैं अपने आप में भी ही इसका एक अलग ही इंपॉर्टेंस आ जाता है। ओके, क्योंकि ही इज़ द एग्जीक्यूटिव ऑफ द स्टेट, एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द स्टेट एंड द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया। ओके, जब भी हम प्रेसिडेंट की बात करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, पहला सिटीजन, पहला नागरिक ऑफ इंडिया, प्रथम नागरिक ऑफ इंडिया। एंड उन्हें एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द स्टेट भी कहा जाता है। ओके, ये कई बार क्वेश्चंस पूछे भी जा चुके हैं, जैसे कि क्वेश्चन में पूछा रहेगा कि एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द स्टेट कौन है, वो है हमारे प्रेसिडेंट साहब। अगर पूछा जाए कि हेड ऑफ द गवर्नमेंट कौन है तो वो है हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब। ओके, तो ये जो क्वेश्चंस बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस है लेकिन अक्सर हम कंफ्यूज हो जाते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा प्लीज़। आगे बढ़ते हैं। एक्ट्स एज ए सिंबल ऑफ यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। तो हमारे जो राष्ट्रपति जी हैं वो हमारे देश के एकता एवं अखंडता की एक प्रतीक है। ओके, इज एक्ट्स एज ए सिंबल ऑफ यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। तो सोचिए उनका कितना बड़ा रेस्पेक्ट और डिग्निटी कितना होगा। ओके, द एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट आर टू बी एक्सरसाइज्ड ऑन द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। जैसे कि यहाँ पे लिखा है कि जो प्रेसिडेंट है वो सारे काम करते हैं। ओके, जो भी काम होता है वो प्रेसिडेंट के नाम से ही होता है, बट ही हैज़ टू वर्क। वो जो काम करते हैं वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के ऑर्डर फॉलो करके या फिर उनके इंस्ट्रक्शंस, उनके जो भी इंस्ट्रक्शंस आएगा उसके हिसाब से काम करते हैं। ओके, द 42nd अमेंडमेंट मेड दिस प्रोविजन ऑब्लिगेटरी। तो ये जो प्रोविज़न है, ये जो प्रावधान है कि राष्ट्रपति को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के अकॉर्डिंग ही काम करना पड़ेगा, ये जो है ये 42nd अमेंडमेंट में ऑब्लिगेटरी, मैंडेटरी कर दिया गया था। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं फ्रेंड्स प्रेसिडेंट के इलेक्शन प्रोसेस के बारे में थोड़ा सा। हालांकि ये थोड़ा एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, फिर भी हम ट्राई करेंगे अंडरस्टैंड करने के लिए कि क्या है, क्या होता है अक्सर ये जो प्रेसिडेंट के इलेक्शन प्रोसेस के बारे में। ओके, तो चलिए देखते हैं फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है, द प्रेसिडेंट इज नॉट इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द पीपल। जैसे कि हमें पता है कि हम जब भी इलेक्शन देते हैं या फिर वोटिंग करते हैं, हम नॉर्मली क्या हमारे मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली या फिर मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, एमएलएज और एमपीज को ही वोट डालते हैं। ओके, हम कभी भी जाके प्रेसिडेंट को इलेक्ट नहीं करते या फिर प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। सो ही इज नॉट इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द पीपल। सेकंड जो पॉइंट कह रहा है, ही इज इलेक्टेड बाय द सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। जो ये जो सिस्टम है एक प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होता है और सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, जो उसका प्रोसेस है, एंटर प्रोसेस, वो मैं अगले एक वीडियो में आपको समझा दूंगा। ओके, अभी फिलहाल इतना समझ लीजिए, जो वोट्स है वो एक कैंडिडेट से दूसरे कैंडिडेट को ट्रांसफर करके एक क्लियर मेजोरिटी, एक एब्सोल्यूट मेजोरिटी क्रिएट किया जाता है, जो कि बहुत ज़रूरी है आपके प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए। तो मेथड है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट्स। ओके, ये जो प्रोविजंस हैं जो कि इलेक्शन से रिलेटेड है, प्रेसिडेंट के इलेक्शन बेसिकली, वो आर्टिकल 54 और 55 में आपको देखने को मिलेंगे। ओके, तो फिर कैसे इलेक्ट होते हैं चलिए देखते हैं, मतलब कौन इलेक्ट करता है। जैसे कि हमें पता है कि हम जाके तो इलेक्ट नहीं करते ना, हम नहीं वोट करते प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, तो वोट करता कौन है ये देखते हैं। वोट करता है एक इलेक्टोरल कॉलेज, है ना। ओके, तो ये जो इलेक्टोरल कॉलेज के अंडर कौन कौन से मेंबर्स आते हैं देखते हैं।
द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के जो हमारे दोनों हाउस हैं ये हैं जो कि लोकसभा और राज्यसभा है, लोकसभा के मेंबर्स और राज्यसभा के इलेक्टेड मेंबर्स, ओके, बोथ हाउसेस के इलेक्टेड मेंबर्स ही सिर्फ वोटिंग कर दे सकते हैं, क्योंकि इसके अलावा भी जो नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं वो पार्टिसिपेट नहीं करते प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, ओके। ये ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, ये जो इलेक्टेड वर्ड ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, ओके। फिर दूसरे में आते हैं हमारे द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी कि हमारे इलेक्टेड एमएलएज ऑफ द स्टेट्स, जिन्हें हम वोट करते हैं। तो इनडायरेक्टली हम ही पार्टिसिपेट कर रहे हैं प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, बट डायरेक्टली हम नहीं करते, क्योंकि हम जो रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं, जो एमएलएज और एमपी चुनते हैं, वो आखिर में जाकर प्रेसिडेंट को चुनते हैं, ओके। सो इट इज इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल एंड नॉट डायरेक्टली इलेक्टेड, ओके। द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट्स वो पार्टिसिपेट करते हैं। और आखिर में द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द यूटीज, जो भी यूनियन टेरिटरीज हैं हमारे, जिनके पास अपना खुद का लेजिस्लेचर है, खुद का असेंबली है, वो असेंबली के सारे इलेक्टेड मेंबर्स पार्टिसिपेट करते हैं इलेक्शन में, जैसे कि दिल्ली, पुडुचेरी और अभी जो बना है हमारा जम्मू कश्मीर में भी असेंबली, उसी के असेंबली के मेंबर्स भी वोट करेंगे, ओके। नेक्स्ट, द प्रेसिडेंट इज डिक्लेयर इलेक्टेड इफ ही गेट्स मोर देन 50% ऑफ द वैलिड वोट। जैसे कि हमें पता है कि प्रेसिडेंट इलेक्शन या फिर इलेक्टेड होने के लिए एब्सोल्यूट मेजोरिटी की बहुत ज़रूरत है। जैसे कि हम जानते हैं कई बार ऐसा होता है कि जब भी प्राइम मिनिस्टर हो या फिर कोई किसी स्टेट के सीएम का इलेक्शन हो रहा हो, तभी क्या होता है कि अक्सर एब्सोल्यूट मेजोरिटी मिल नहीं पाता और इसकी वजह से एक कोएलिशन गवर्नमेंट फॉर्म करना पड़ता है, गठबंधन करके सरकार को चलाना पड़ता है। लेकिन प्रेसिडेंट केस में हम ऐसा नहीं कर सकते। प्रेसिडेंट केस में हमें एब्सोल्यूट मेजोरिटी चाहिए ही चाहिए, ताकि 50% से ज़्यादा वोट्स हो सके, जिसको मिलेगा वो प्रेसिडेंट के हिसाब से इलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि उसी को हम कोalition करके नहीं कर सकते, बिकॉज ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस पोजीशन। ये जो पोजीशन है इसका इतना इंपॉर्टेंस है, इसी की वजह से इसे ऐसा नहीं किया जा सकता, ओके। सो दैट्स वाई ये जो मेथड है फॉलो किया जाता है। द सुप्रीम कोर्ट इज द अथॉरिटी टू डिसाइड डिस्प्यूट्स रिगार्डिंग द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, ओके। जब प्रेसिडेंट के इलेक्शन बारे में अगर कोई भी डिस्प्यूट हो, कोई भी डिस्प्यूट अराइज हो रहा है या फिर प्रॉब्लम अराइज हो रहा है, उसका अथॉरिटी कौन डिसाइड करता है, उसका क्या करना है वो डिसाइड करेगा सुप्रीम कोर्ट। ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा, क्योंकि अक्सर एग्जाम्स में क्या होता है कि आपको कंफ्यूजन करने के लिए दे दिया गया ऑप्शंस, जैसे कि आपका कहेगा जो अथॉरिटी कौन डिसाइड करता है इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, तो मैंने दिया रहेगा आपका पार्लियामेंट या फिर इलेक्शन कमीशन, सुप्रीम कोर्ट। तो आपको याद रखना है कि सुप्रीम कोर्ट इज द अथॉरिटी जो कि डिसाइड करता है एनी डिस्प्यूट जो कि रिलेटेड है प्रेसिडेंट के इलेक्शन के बारे में, ओके। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, वैल्यूएशन कैसे होता है। ये जो वैल्यूएशन के बारे में प्रेसिडेंट के जो वोटिंग होता है उसका वैल्यूएशन कैसे किया जाता है, और इसके बारे में लिखा गया है आर्टिकल 55 में। चलिए देखते हैं। तो देखिए, हमें जैसे पता है कि एमएलएस और एमपीज वोट करते हैं, तो एक एमएलए का वोट का वैल्यू कितना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना, ओके। एग्जाम में पूछा भी जाता है, ओके। द वैल्यू ऑफ द वोट ऑफ एन एमएलए विच इज इक्वल टू द पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट अपॉन टोटल इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर इनटू 1/1000, ओके। तो ये कैसे कैलकुलेट किया जाता है, किसी भी एमएलए का वोट का वैल्यू कैसे कैलकुलेशन किया जाता है, क्या करने पड़ते हैं फ्रेंड्स। देखिए, वो जो स्टेट, जिस स्टेट का वो एमएलए है, पर्टिकुलर स्टेट का, उसी स्टेट के टोटल पॉपुलेशन को डिवाइड किया जाता है उसी स्टेट का स्ट्रेंथ के हिसाब से, ओके। तो टोटल इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर के अकॉर्डिंग डिवाइड किया जाता है और फिर उससे 1/1000 में मल्टीप्लाई करते हैं, तो जो भी वैल्यू आएगा वो एक एमएलए का वैल्यू, वोट का वैल्यू होगा। फिर उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स, वोट ऑफ एमपीज के वोट्स कैसे कैलकुलेट करते हैं। एमपीज के वोट कैलकुलेट करने के लिए क्या करना पड़ता है, सारे जो स्टेट्स और यूटीज हैं उनके एमएलएज के वोट्स के वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, पहले उसको डिवाइड करते हैं बाय टोटल इलेक्टेड मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट में, यानी कि पार्लियामेंट में टोटल इलेक्टेड मेंबर कितने हैं उसके हिसाब से डिवाइड कर देते हैं। तो ये जो दो फार्मूलाज हैं, इसके हिसाब से हम एक कंक्लूजन डिराइव कर सकते हैं कि एमएलए के जो वोट्स होते हैं, वैल्यू ऑफ वोट्स होते हैं एमएलए के, वो डिफर करते हैं फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर, बिकॉज सारे स्टेट के पॉपुलेशन सेम नहीं होते हैं कि नहीं। तो सारे स्टेट्स की जैसे कि पॉपुलेशन सेम नहीं होते, इसलिए सारे स्टेट्स के एमएलए के जो वोट्स की वैल्यूज हैं वो सेम नहीं रहेंगे, ये याद रखना फ्रेंड्स, क्वेश्चन आता है। फिर सेकंड पॉइंट जो है, एमपीज के जो वोट्स हैं वो सेम रहेंगे, ओके। सो द वैल्यू ऑफ वोट ऑफ ईच एमपी इज इक्वल, एवरी एमपी इज इक्वल, व्हाइल द वैल्यू ऑफ वोट ऑफ ईच एमएलए और एमएलएज फ्रॉम डिफरेंट स्टेट्स आर डिफरेंट, ओके, ये याद रखना। चलिए आगे देखते हैं। ओथ, जब प्रेसिडेंट के ओथ है, शपथ पाठ करने की प्रोसेस है, वो आर्टिकल 60 में मेंशन किया गया है।
ओके और ये किसके प्रेजेंस में ओथ लेते हैं? द प्रेसिडेंट टेक्स ओथ इन द प्रेजेंस ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना फ्रेंड्स। चीफ जस्टिस के अंडर या फिर चीफ जस्टिस के प्रेजेंस में ही ये ओथ लेते हैं। ओके अगर चीफ जस्टिस प्रेजेंट नहीं रहेंगे इन हिज एब्सेंस, जो भी सीनियर मोस्ट जज होगा वो ओथ टेकिंग कराएगा प्रेसिडेंट का। ओके चलिए आगे देखते हैं। एक और पॉइंट है, एनी अदर पर्सन एक्टिंग एज प्रेसिडेंट ऑल्सो अंडरटेक्स द सिमिलर ओथ एज दैट ऑफ प्रेसिडेंट। अगर कोई दूसरा प्रेसिडेंट के एब्सेंस में अगर किसी भी वजह से अगर वैकेंसी होता है प्रेसिडेंट के पोस्ट में, अगर कोई दूसरा जैसे कि वाइस प्रेसिडेंट हो गया अगर एक्टिंग प्रेसिडेंट के हिसाब से काम करना चाहे तो उसे भी वही ओथ लेना पड़ेगा जो प्रेसिडेंट लेते हैं। ओके तो ऑफिस में जाके काम शुरू करने से पहले वो ओथ लेके ही उनको एक्टिंग प्रेसिडेंट बनना पड़ेगा। आगे देखते हैं टर्म ऑफ ऑफिस। ओके तो प्रेसिडेंट के जो टेन्योर है या फिर टर्म है उसके बारे में जो है वो आर्टिकल 56 में मेंशन किया गया है और इसमें कितने बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे आप देखने को मिलेंगे। चलिए देखते हैं। तो पहला जो पॉइंट है उसमें लिखा गया है कि 5 इयर्स टेन्योर। तो प्रेसिडेंट का जो टेन्योर होता है, टाइम पीरियड होता है, वो यूजुअली नॉर्मली 5 साल का होता है। 5 साल से कम भी हो सकता है। कौन से केस में? चलिए देखते हैं। 5 साल से कम कब होगा? ही कैन रिजाइन फ्रॉम हिज ऑफिस बाय एड्रेसिंग द रेजिग्नेशन टू द वाइस प्रेसिडेंट। अगर प्रेसिडेंट को रिजाइन देना है, अपना पोस्ट छोड़ना है, तो वो रेजिग्नेशन दे सकते हैं। रेजिग्नेशन किसको सबमिट करेंगे? रेजिग्नेशन लेटर वो सबमिट करेंगे वाइस प्रेसिडेंट को। ओके तो उनका रेजिग्नेशन वाइस प्रेसिडेंट को एड्रेस करके देके अपना पोस्ट छोड़ सकते हैं। ओके ये भी एक इम्पोर्टेंट है कि जो क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं कि रेजिग्नेशन किसको एड्रेस करते हैं प्रेसिडेंट, वो करते हैं वाइस प्रेसिडेंट को। तीसरा पॉइंट देखते हैं, ही कैन ऑल्सो बी रिमूव फ्रॉम द ऑफिस बाय द प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट। उन्हें रिमूव भी किया जा सकता है। 5 साल कंप्लीट होने से पहले भी उन्हें रिमूव किया जा सकता है बाय द प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट। ओके इम्पीचमेंट प्रोसेस वो हम आगे देखेंगे किस तरह किया जाता है। ऑल्सो कैन होल्ड ऑफिस बियॉन्ड 5 years अंटिल हिज सक्सेसर एज्यूम्स चार्ज। तो ये तो हो गया 5 साल से कम। 5 साल से ज़्यादा हो सकता है कि नहीं? चलिए देखते हैं। बिल्कुल हो सकता है। कब हो सकता है? जबकि उनका जो सक्सेसर है, नेक्स्ट प्रेसिडेंट जो है, वो जब तक अपना चार्ज एज्यूम नहीं कर लेता या फिर नहीं आ जाता पावर में, तब तक ही कैन कंटिन्यू बियॉन्ड 5 years ऑल्सो। ओके देखिए अगर इलेक्शन प्रोसेस में डिले हो जाता है ड्यू टू एनी सर्कमस्टांसेस एनी रीजन, उसकी वजह से 5 साल के बाद भी अंटिल नेक्स्ट प्रेसिडेंट आने तक ये कंटिन्यू कर सकते हैं प्रीवियस प्रेसिडेंट। ओके बियॉन्ड 5 years ऑल्सो। नेक्स्ट ये जो पॉइंट आखिर में है ये भी इंपॉर्टेंट है, ही इज ऑल्सो एलिजिबल फॉर री इलेक्शन एनी नंबर ऑफ टाइम्स। हमारे इंडिया में कोई भी प्रेसिडेंट कितने भी बार रीएलेक्ट हो सकता है, बन सकता है। ओके बट ये जो प्रोविजंस हैं यूएसए और रशिया में डिफरेंट है। जैसे कि आप कंसिडर कर सकते हैं यूएसए में 2 times मैक्सिमम। ओके आप 2 बार ही प्रेसिडेंट बन सकते हैं और अगर हम रशिया की एग्जांपल लिए तो कंटिन्यूसली आप 2 बार मतलब बन सकते हैं प्रेसिडेंट, उसके बाद ब्रेक लेकर फिर से रीइलेक्ट हो सकते हैं। ओके बट कंटिन्यूस फॉर्म में रशिया में सिर्फ 2 बार तक ही 2 टर्म्स तक ही आप प्रेसिडेंट बन सकते हैं। बट दिस इज नॉट द केस इन केस ऑफ इंडिया बिकॉज इन इंडिया प्रेसिडेंट कैन बी इलेक्टेड एनी नंबर ऑफ टाइम्स। कितनी भी बार आप प्रेसिडेंट के इलेक्शन मतलब इलेक्ट हो सकते हैं। ओके आगे चलते हैं। क्वालिफिकेशंस के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर देते हैं फ्रेंड्स, जो कि है आर्टिकल 58 में। ओके तो चलिए देखते हैं। पहला पॉइंट, ही मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया। एज वी ऑल नो ये बहुत ही एक कॉमन सा क्राइटेरिया होता है। ओके ये जो सिटीजन वाला क्राइटेरिया तो कॉमन सा क्राइटेरिया होता है सभी के लिए। ओके नेक्स्ट, कंप्लीटेड 35 years ऑफ एज। एज याद रखिए फ्रेंड्स, एज से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कंप्लीटेड 35 years एटलीस्ट होना चाहिए। एंड ही शुड बी ए मेंबर्स ऑफ द लोकसभा। लोकसभा का मेंबर्स होना चाहिए। ओके मतलब लोकसभा का मेंबर होने के लायक होना चाहिए, एलिजिबल होना चाहिए। और आखिर में जो है ये बहुत ही सबसे इंपॉर्टेंट है, मस्ट नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होना चाहिए। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट क्या होता है फ्रेंड्स? किसी भी स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट, किसी भी लोकल अथॉरिटी से आप सैलरी डिराइव नहीं कर रहे होंगे। ओके किसी भी ऐसे पोस्ट में नहीं होना चाहिए जो जिससे कि आप सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या फिर कोई लोकल अथॉरिटी से, लोकल गवर्नमेंट अथॉरिटी से सैलरी डिराइव नहीं करना चाहिए। अगर ऐसा है तो आपको वो पोस्ट छोड़ना पड़ेगा। वो ऑफिस छोड़ के फिर आप प्रेसिडेंट बन सकते हैं, प्रेसिडेंट के लिए क्वालिफाई कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स चलिए आगे देखते हैं। अभी देखिए कंडीशंस ऑफ प्रेसिडेंट्स ऑफिस। कुछ कंडीशंस हैं, कुछ पॉइंट्स हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं वो सब क्या क्या है। ही शुड नॉट बी ए मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर। जो भी कोई प्रेसिडेंट बनेगा उसका एक क्वालिफिकेशन और एक कंडीशन है कि वो मेंबर ऑफ आइदर हाउस, जैसे कि लोकसभा का मेंबर या फिर राज्यसभा का मेंबर नहीं होना चाहिए, और ना कि किसी स्टेट का लेजिस्लेचर भी। ओके
किसी भी स्टेट का लेजिस्लेचर के मेंबर भी नहीं होना चाहिए, ये पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन है क्या है फ्रेंड्स, ही इज एंटाइटल्ड टू द यूज ऑफ हिज ऑफिशियल रेसिडेंस। जब भी कोई प्रेसिडेंट बन जाता है उसका एक ऑफिशियल रेसिडेंस होता है विदाउट एनी पेमेंट और विदाउट एनी रेंट, जो कि है राष्ट्रपति भवन। उसे बाय डिफॉल्ट वो राष्ट्रपति भवन एलोकेट किया जाता है, मिल जाता है ओके रहने के लिए ऑफिशियल रेसिडेंसेस के हिसाब से। हिज एमोलमेंट्स एंड अलाउंसेस कैनॉट बी डिमिनिश्ड ड्यूरिंग हिज टर्म। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब भी प्रेसिडेंट पावर में होते हैं, टर्म में होते हैं, उनका जो एमोलमेंट्स है, प्रिविलेजेस है, अलाउंसेस है, जो भी दिया जाता है उन्हें ओके वो कभी भी कम नहीं किया जा सकता। बढ़ा जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है, लेकिन कम नहीं कर सकते आप ओके while he is continuing in his term, while he is in power okay। चलिए फोर्थ पॉइंट क्या कहता है, during his term of office he is immune। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, he is immune to criminal proceedings। उनके अगेंस्ट में आप कोई भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स नहीं कर सकते, इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते ओके। इवन इन रेस्पेक्ट ऑफ हिज पर्सनल एक्ट, उनके पर्सनल एक्ट्स के अगेंस्ट भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स नहीं इंट्रोड्यूस या फिर किया जा सकता ओके। यानी कि आप उनको अरेस्ट नहीं कर सकते, उनको इम्प्रिजनमेंट नहीं कर सकते, जेल में नहीं रख सकते, ये कुछ नहीं हो सकता। कि कब तक, ड्यूरिंग हिज टर्म ऑफ ऑफिस, उसके बाद आप मे भी कर सकते हैं ओके। एंड आफ्टर गिविंग 2 months नोटिस सिविल प्रोसीडिंग्स कैन बी इंस्टीट्यूटेड इन रिस्पेक्ट ऑफ हिज पर्सनल एक्ट्स। अगर ये हो गया आपका क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स के लिए, ये इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, मार्क करना। क्रिमिनल के लिए आप कोई भी मतलब केस उनके अगेंस्ट नहीं कर सकते, ही इज कम्प्लीटली इम्यून। बट फॉर सिविल प्रोसीडिंग्स उनको प्रायर नोटिस देंगे, पहले 2 months का प्रायर नोटिस देंगे और फिर आप स्टार्ट करते सकते हैं सिविल प्रोसीडिंग्स ओके। एंड इन रिस्पेक्ट ऑफ हिज पर्सनल एक्ट्स ओके, ये याद रखना। सिविल के केस में 2 months प्रायर नोटिस देने के बाद आप कर सकते हैं, लेकिन क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स बिल्कुल नहीं हो सकते। चलिए आगे देखते हैं इम्पीचमेंट, जो कि मैं बात कर रहा था, कैसे रिमूव कर सकते हैं ओके। प्रेसिडेंट को कैसे रिमूव कर सकते हैं ये देखते हैं। और इसके जो प्रोविजंस है ये आर्टिकल 56B और आर्टिकल 61 में बिल्कुल मेंशन है ओके। तो चलिए देखते हैं ये जो प्रोसेस। तो देखने में ये जो प्रोसेस है बहुत ही सिंप्लीफाइड और बहुत ही इजी लगता है, लेकिन ये इतना इजी है नहीं, क्योंकि किसी भी प्रेसिडेंट को रिमूव करना या फिर इम्पीच करना इतना आसान होता नहीं है ओके। तो चलिए देखते हैं क्या क्या सारे ग्राउंड्स हैं, कैसे कंडीशंस, क्या क्या स्टेप्स हैं, कैसे करके हम रिमूव किया जा सकता है या फिर इम्पीच किया जा सकता है प्रेसिडेंट को। द प्रेसिडेंट कैन बी इम्पीच ऑन द ग्राउंड्स ऑफ वायोलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट रीजन ओके। देखिए, वायोलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बस इसी ग्राउंड पे, इसी बेसिस पे आप किसी भी राष्ट्रपति को इम्पीच कर सकते हो। इसके अलावा कोई भी ग्राउंड्स हो, कोई भी रीजन हो, आप उसको इम्पीच नहीं कर सकते ओके। रिमेंबर दिस पॉइंट। नेक्स्ट, ही हैज़ टू बी इन्फॉर्म्ड इन राइटिंग 14 days इन एडवांस। जब भी आप इम्पीचमेंट करने की सोच रहे हो या फिर इंटेंट कर रहे हो कि चलिए ये राष्ट्रपति जी को हमें इम्पीच करना है, तो उनको इन्फॉर्म करना पड़ेगा उससे पहले। कितने दिन पहले? 14 दिन पहले ओके। एडवांस में उनको इन्फॉर्म किएंगे इन राइटिंग about the intention that we are going to initiate or we are going to initiate a resolution or a motion for your impeachment, वो आपको उनको बताना पड़ेगा। उसके बाद क्या होता है, चलो प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। पहला स्टेप क्या होता है, जो मोशन है, जो इम्पीचमेंट प्रोसेस है या फिर रेजोल्यूशन है, वो कहाँ पे इंट्रोड्यूस होगा? एनी ऑफ द हाउस, आइदर ऑफ द हाउस ओके। आइदर लोकसभा में भी हो सकता है या फिर राज्यसभा में भी हो सकता है, कहीं पे भी इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। लेकिन जब भी इंट्रोड्यूस होगा या फिर स्टार्ट करने के लिए उसका 1/4 मेंबर्स उसमें सिग्नेटरी होना चाहिए, सिग्नेचर करना चाहिए ओके। तो अगर आपका लोकसभा में स्टार्ट हो रहा है तो लोकसभा के 1/4 मेंबर साइन करने चाहिए। राज्यसभा में हो रहा है इनिशिएट तो राज्यसभा के 1/4 मेंबर उसको सिग्नेचर करना चाहिए उस मोशन पे ओके। उसके बाद क्या होता है, सेकेंड स्टेप, आफ्टर द सिग्नेचर इज डन देन इट इज डिस्कस्ड इन द हाउस। उसके बाद वो जो हाउस होगा जिसमें भी इंट्रोड्यूस हुआ होगा उसमें उसके बारे में डिस्कशन होगा और वोटिंग होगा। वोटिंग में 2/3 मेंबर उसमें वोटिंग करना चाहिए ओके। आफ्टर द इम्पीचमेंट मोशन पास बाय 2/3 ऑफ द टोटल मेंबर्स ऑफ दैट हाउस, जिस भी हाउस में इंट्रोड्यूस किया गया है। उसके बाद 2/3 वोटिंग मिलने के बाद अगले हाउस में भेज दिया जाएगा उसको ओके। अगर लोकसभा में इंट्रोड्यूस है, लोकसभा में पहले 1/4 मेंबर सिग्नेचर करेंगे, उसके बाद 2/3 मेंबर वोटिंग देंगे, उसके बाद लोकसभा अदर हाउस राज्यसभा में जाएगा ओके। जब भी अदर हाउस को जाता है वो इन्वेस्टिगेट करेगा वो चार्जेस, वेदर द चार्जेस दैट इज बीइंग इम्पोज्ड अगेंस्ट द प्रेसिडेंट इज ट्रू टू विच लेवल, कितना सही है जो चार्जेस हम दे रहे हैं प्रेसिडेंट के अगेंस्ट वो कितना सही है, उसके बारे में एक इन्वेस्टिगेटिंग टीम बनेगा, एक कमेटी बनेगा और वो लोग इन्वेस्टिगेट करेंगे ओके। एंड एक और बात याद रखना फ्रेंड्स, ये जो इन्वेस्टिगेटिंग के टाइम में इन्वेस्टिगेटिंग टाइम में प्रेसिडेंट भी खुद पार्टिसिपेट कर सकते हैं ओके, अपने खुद के प्रोसीडिंग्स में, हियरिंग्स में ओके। तो
उसके बाद इन्वेस्टिगेट होने के बाद अगर चार्जेस प्रूव होते हैं, इफ द चार्जेस आर प्रूव्ड, अगर प्रूफ होते हैं एंड द मोशन इज पास बाय 2/3 मेजोरिटी, प्रूफ भी होगा उसके साथ साथ 2/3 मेजोरिटी में पास भी होना चाहिए सेकेंड चैम्बर में, ओके, दूसरे हाउस में, देन इन दैट केस प्रेसिडेंट इज कंसिडर्ड रिमूव्ड फ्रॉम दैट टाइम, उसी टाइम से उसी दिन से प्रेसिडेंट इम्पीच हो जाएंगे या फिर रिमूव हो जाएंगे, ओके। ये है पूरा प्रोसीजर अबाउट द इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, ओके। बहुत ही मतलब देखने में सिंपल लगा है लेकिन इतना आसान है नहीं, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। देखिए अब आता है सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट। देखिए जैसे कि हमने इलेक्शन के टाइम में डिस्कशन किया था कि सारे इलेक्टेड मेंबर्स ही प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे, लेकिन यहाँ पे जो इम्पीचमेंट प्रोसेस है उसमें नॉमिनेटेड मेंबर्स भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। द नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ आइदर हाउस कैन पार्टिसिपेट इन द इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। इम्पीचमेंट के प्रोसेस में बोथ इलेक्टेड एज वेल एज नॉमिनेटेड पार्टिसिपेट करेंगे, लेकिन इलेक्शन के टाइम में ओनली द इलेक्टेड मेंबर्स कैन पार्टिसिपेट, ये याद रखना, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं, ओके। दो दे डू नॉट पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन, हालांकि ये लोग जो नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं ये इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते, लेकिन इम्पीचमेंट प्रोसीजर में जरूर पार्टिसिपेट करेंगे, ओके। ऑल्सो द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द स्टेट एंड यूटीज डू नॉट पार्टिसिपेट, ये याद रखिए, स्टेट और यूनियन टेरिटरीज के जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं जो कि पार्टिसिपेट किए थे इलेक्शन के टाइम पे, वो अभी इनका कोई काम नहीं है, okay. During the impeachment of the president, the elected members of the state and union territories do not participate, उनका अभी कोई काम नहीं है, अभी सिर्फ पार्लियामेंट के जो मेंबर्स हैं वही पार्टिसिपेट करेंगे इन द प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट, ओके। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट, नो प्रेसिडेंट्स हैव बीन इम्पीच सो फार, आज तक इंडिया की हिस्ट्री में कभी भी कोई प्रेसिडेंट को इम्पीच नहीं किया गया है। तो सोचिए फ्रेंड्स ये कितना टफ होगा, कितना डिफिकल्ट होगा, ये होता नहीं है अक्सर, ओके। बट प्रोसेस है, आप याद रख सकते हैं, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट। चलिए आगे देखते हैं। आगे है वैकेंसी, मतलब प्रेसिडेंट के ऑफिस में कब कौन से कंडीशंस में वैकेंसी हो सकता है, ओके। ये सारे उसका पॉइंट्स हैं। बाइस डेथ, अगर प्रेसिडेंट का डेथ हो जाता है देन इन दैट केस बाइस डेथ हो सकता है आपका वैकेंसी क्रिएट। ऑन द एक्सपायरी ऑफ हिज टेन्योर, अगर उनका टेन्योर खत्म हो जाता है। ऑन द रिमूवल ऑफ बाय द प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट, अगर इम्पीच करके प्रेसिडेंट को रिमूव किया जा रहा है उस केस में। बाय हिज रेजिग्नेशन, अगर वो रेजिग्नेशन दे रहे हैं, या फिर अदरवाइज के केसेस जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम कहें कि प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन हुआ उसमें डिस्प्यूटेड था, कुछ डिस्प्यूट्स निकला, सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया कि ये जो इलेक्शन है ये नल एंड वॉइड है, ओके। तो जो इलेक्शन भी था या फिर जो कैंडिडेट जो प्रेसिडेंट बन के आया था वो भी नल एंड वॉइड कैंसिल हो गया, ओके। तो इन दैट केस एक वैकेंसी क्रिएट हो जाता है, ओके। सो ये सारे जैसे कि अदरवाइज अदर रीजंस कुछ बन सकते हैं, तो ये सारे हैं रीजंस जिसकी वजह से वैकेंसी क्रिएट हो सकता है ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट, ओके। आगे चलते हैं। नेक्स्ट आते हैं पावर्स के बारे में, ओके। प्रेसिडेंट की पावर्स, ओके। तो मैंने जैसे कि कहा कि सारे काम जो होते हैं वो प्रेसिडेंट के नाम से ही होते हैं, ओके। ही हैज मोस्ट ऑफ द पावर, बहुत सारे पावर होते हैं उनके पास। तो उनके सारे पावर्स को कैटेगराइज किया गया है, ओके। डिफरेंट कैटेगरीज में रखे गए हैं, जैसे कि एग्जीक्यूटिव पावर, लेजिस्लेटिव पावर, फाइनेंशियल पावर, जुडिशियल पावर्स, मिलिट्री पावर्स, डिप्लोमेटिक पावर्स और इमरजेंसी पावर्स, ओके। ये सारे प्रेसिडेंट के पावर्स की कैटेगरीज हैं, ओके। चलिए इसको हम एक एक करके डिस्कशन करने वाले हैं आगे, ओके। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ये सब, ओके। चलिए पहला आता है आपका एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट के एग्जीक्यूटिव पावर्स में ये सारी चीज़ें आते हैं, जैसे कि अपॉइंटमेंट्स और कुछ अदर फंक्शंस। अपॉइंटमेंट्स में आप देख सकते हैं, ही अपॉइंट्स द प्राइम मिनिस्टर, द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, चेयरमैन ऑफ यूपीएससी, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, और उसके साथ अलग जो इलेक्शन कमिश्नर के मेंबर्स होंगे, गवर्नर्स ऑफ डिफरेंट स्टेट्स, फाइनेंस कमीशंस को अपॉइंट करते हैं, एम्बेसडर्स भेजते हैं बाहर कंट्रीज़ में, ओके। ये सारे अपॉइंटमेंट्स जो है वो प्रेसिडेंट खुद करते हैं। तो याद रखिएगा ये सारे अपॉइंटमेंट्स, जब भी कोई अपॉइंटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन जो कि अक्सर आते हैं एग्जाम में, मोर ऑफनली इट इज आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन, देन मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज द प्रेसिडेंट हु अपॉइंट्स ऑल ऑफ देम, ओके। अदर फंक्शंस के अंदर क्या देख सकते हैं हम, ही एडमिनिस्ट्रेट्स द ड्यूटीज थ्रू लेफ्टिनेंट गवर्नर्स, कमिश्नर्स और एडमिनिस्ट्रेटर्स। तो हमारे जो यूनियन टेरिटरीज हैं उसको एडमिनिस्टर करने के लिए भी प्रेसिडेंट खुद करते हैं, ओके। किसके थ्रू, लेफ्टिनेंट गवर्नर्स के थ्रू या फिर कमिश्नर्स अपॉइंट करके, और एडमिनिस्ट्रेटर्स अपॉइंट करके वो रेगुलेट करते हैं या कंट्रोल करते हैं सारे फंक्शंस और सारे यूनियन टेरिटरीज को, ओके। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट, ओके। लेजिस्लेटिव पावर्स क्या क्या हैं सारे प्रेसिडेंट्स के, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। कैन समन और प्रोरोग द सेशंस इन बोथ द हाउसेस
एंड कैन डिसॉल्व द लोकसभा। पहला पॉइंट ध्यान रखिए, समन और प्रोरोग, यानी कि जब भी पार्लियामेंट का सेशन स्टार्ट होता है उसको इनिशिएट कर सकते हैं, स्टार्ट करेंगे और एंड करेंगे। समन का मीनिंग है स्टार्ट और प्रोरोग का मीनिंग है एंड, तो वो स्टार्ट भी कर सकते हैं एंड भी कर सकते हैं सेशंस को। ओके, फिर देखिए, फिर डिसॉल्व कर सकते हैं लोकसभा जब भी अगर जब भी नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाता है किसी भी प्राइम मिनिस्टर के अगेंस्ट, तभी लोकसभा डिसॉल्व करना पड़ता है, जो कि प्रेसिडेंट के हाथों में है, वो कंप्लीटली डिसॉल्व कर देंगे लोकसभा को। सेकंड पॉइंट, सेकंड पावर क्या है, कैन एड्रेस बोथ द हाउस जॉइंटली और सेपरेटली। जो दोनों हाउस है, लोकसभा और राज्यसभा, उसको एड्रेस कर सकते हैं, उसमें अटेंड कर सकते हैं, आइदर जॉइंटली और सेपरेटली, अलग अलग से भी कर सकते हैं। ओके, कैन अपॉइंट एनी मेंबर्स ऑफ द लोकसभा टू प्रिसाइड ओवर दिस प्रोसीडिंग्स व्हेन बोथ द ऑफिसेस ऑफ द स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर फॉल्स वैकेंट। ये देखिए, जब भी स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के ऑफिसेस वैकेंट हो जाते हैं, जैसे कि हमें पता है कि लोकसभा का जो हेड है वो होते हैं स्पीकर, राज्यसभा का चेयरमैन। ओके, जब भी लोकसभा के स्पीकर या फिर डिप्टी स्पीकर के ऑफिस वैकेंट है, तो क्या होता है कि वो खुद एक मेंबर अपॉइंट कर सकते हैं जो कि प्रिसाइड करेगा इसके प्रोसीडिंग्स में। ओके, ये बहुत राज्यसभा में भी हो सकता है, लोकसभा में भी हो सकता है। ओके, जब भी कोई वैकेंसी हो जाता है स्पीकर या फिर चेयरमैन या के पोस्ट में, वो खुद एक मेंबर को चूज करेंगे जो कि प्रिसाइड करेगा उसके प्रोसीडिंग। जैसे कि होता है जब भी कोई जनरल इलेक्शन कंप्लीट होता है उसके पहले सेशन में जैसे कि हम पता है स्पीकर तो नहीं रहते, वो तो अपना पोस्ट छोड़ चुके होते हैं, तो उस टाइम पे प्रेसिडेंट जो रहते हैं वो एक मेंबर को अपॉइंट करते हैं जो कि प्रिसाइड करेगा पहले प्रोसीडिंग्स, उसके बाद स्पीकर चूज किए जाते हैं। ओके, तो चलिए आगे देखते हैं। कैन सेंड मैसेज टू बोथ हाउस विद रिस्पेक्ट टू बिल्स पेंडिंग और अदरवाइज। अगर किसी बिल से रिलेटेड, अगर कोई बिल पेंडिंग हो या फिर कोई अदर रीजन हो, उसके रिलेटेड वो मैसेज भेज सकते हैं, दोनों हाउसेस में इंटरेक्ट कर सकते हैं। ओके, उसके स्टेटस क्या है उसके बारे में पूछताछ कर सकते हैं। ओके, एड्रेस द फर्स्ट सेशन आफ्टर जनरल इलेक्शन एंड एट द कमेंसमेंट ऑफ द फर्स्ट सेशन ऑफ ईच ईयर। ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत से एग्जाम्स में अभी हाल फिलहाल में पूछे गए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है। एड्रेस द फर्स्ट सेशन, प्रेसिडेंट कब एड्रेस करते हैं सेशन? पहला सेशन कब? जनरल इलेक्शंस खत्म होने के बाद, और एक है एट द कमेंसमेंट ऑफ फर्स्ट सेशन ऑफ ईच ईयर। हर साल जब सेशन की शुरुआत होता है, पहला सेशन जो कि है बजट सेशन में, उसमें अटेंड करते हैं, और जनरल इलेक्शन कंप्लीट होने के फर्स्ट सेशन में अटेंड करते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, बिकॉज ये अभी अभी हाल फिलहाल में बहुत सारे एग्जाम्स में ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं, याद रखना फ्रेंड्स। चलिए आगे देखते हैं। कैन एनैक्ट लॉज थ्रू ऑर्डिनेंसेस व्हेन पार्लियामेंट इज इन रिसेस। हमें जैसे कि पता है हमारा जो पार्लियामेंट है उसका ऑल टोटल तीन सेशंस होते हैं, बजट सेशन, मानसून सेशन और विंटर सेशन। ओके, उसके अलावा जब भी वो रिसेस में रहता है, मतलब वो जब भी सेशन में नहीं रहता, पार्लियामेंट जब भी सेशन में नहीं रहता, अगर कुछ इमरजेंसी आ जाए, कोई लॉ इम्प्लीमेंट करना पड़ जाए, लॉ मतलब बनाना पड़ जाए, तभी ऑर्डिनेंस इशू कर सकते हैं प्रेसिडेंट अपने पावर यूज करके। ही कैन इशू ऑर्डिनेंसेस। ओके, ही कैन एनैक्ट लॉज थ्रू ऑर्डिनेंसेस। ओके, और ये ऑर्डिनेंसेस के जो टाइम पीरियड होता है वो नॉर्मली 6 मंथ्स होता है, उसके बाद वो एक्सटेंड भी किया जा सकता है। और एक और बात कि जब भी पार्लियामेंट वापस सेशन में आता है, उसके 6 वीक्स के अंदर ऑर्डिनेंस को पास करना पड़ता है, लॉ बनाना पड़ता है। ओके, अनलेस इट विल गेट void, it will become null and void. Okay, next, लेज द रिपोर्ट ऑफ द कैग, यूपीएससी, द फाइनेंस कमीशन एंड अदर्स। तो ये जो सारे कमीशन हैं, जैसे कि आपका हो गया कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, यूपीएससी का रिपोर्ट हो गया, फाइनेंस कमीशन का हो गया, या फिर कोई एसटीएससी कमीशन हो गया, आपका ओबीसी कमीशन हो गया, तो ये जो सारे कमीशंस हैं ये अपना रिपोर्ट सबमिट करते हैं किसको? प्रेसिडेंट को। और प्रेसिडेंट जो है वो पार्लियामेंट के सामने इनको पेश करता है। ओके, लेज द रिपोर्ट ऑफ दिस कमीशंस बेसिकली, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। नॉमिनेट्स 12 मेंबर्स टू द राज्यसभा, नॉमिनेशन के बारे में भी याद रख सकते हैं, जो कि 12 मेंबर्स राज्यसभा को नॉमिनेट करते हैं। ओके, डिफरेंट फील्ड से। नॉमिनेट्स 2 मेंबर्स ऑफ एंग्लो इंडियन कम्युनिटी इन लोकसभा, तो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के 2 मेंबर्स नॉमिनेट करते हैं लोकसभा के, इफ दे हैव नॉट रिसीव्ड एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन। जो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी है फ्रेंड्स, ओके, इनकी कम्युनिटी से नॉमिनेट करेंगे 2 मेंबर्स को, अगर उन्हें लगता है कि उनको प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन नहीं हुआ है लोकसभा में। ओके, तो उस केस में कर सकते हैं। लेकिन अभी फिलहाल रिसेंटली ये जो प्रोविज़न है ये हटा दिया गया है, और अभी प्रेसिडेंट नॉमिनेट नहीं करेंगे मेंबर्स फ्रॉम द एंग्लो इंडियन कम्युनिटी, बिकॉज पता चला है कि मतलब एक ये रिसर्च से पता चला है कि
जो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी है उनका पॉपुलेशन बहुत ही कम है, इसलिए उनके लिए कोई मेंबर्स रिप्रेजेंटेशन के लिए नहीं चाहिए अभी। ओके नेक्स्ट, इसलिए अभी नॉमिनेशन बंद किया गया है। ओके प्रोविजंस डिसाइड्स ऑन द क्वेश्चन एज टू द क्वालिफिकेशन ऑफ एमपीज इन कंसल्टेशन विद द इलेक्शन कमीशन। अगर कोई किसी भी एमपी के क्वालिफिकेशन के रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी डाउट हो, वो डिसाइड करते हैं प्रेसिडेंट। किसके साथ कंसल्ट करके? इन कंसल्टेशन विद द इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन के साथ मिलके वो डिसाइड करेंगे द क्वालिफिकेशंस ऑफ एमपी। ओके, ये हो गया उनका लेजिस्लेटिव पावर्स। आगे चलते हैं। देखिए, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। जब भी कोई बिल प्रेसिडेंट के पास में भेजा जाता है उनके एसेंट के लिए, जैसे कि हमें पता है किसी भी अगर लॉज बनाना है तो वो बोथ हाउसेस में पास होना है। पास होने के बाद जब भी प्रेसिडेंट के पास भेजा जाएगा फॉर इज एसेंट, उनके पास 3 चॉइसेस होते हैं, 3 चॉइसेस अवेलेबल होते हैं। ओके, वो आइदर एसेंट दे सकते हैं बिल को, वो विथहेल्ड कर सकते हैं उनका एसेंट, या फिर वो रिटर्न कर सकते हैं फॉर रिकन्सिडरेशन। रिकन्सिडर करके कुछ पार्ट मॉडिफाई करके आप उनको भेजने के लिए रिकमेंड कर सकते हैं, रिकन्सिडरेशन के लिए भेज सकते हैं। बट उसका भी एक कंडीशन है, किस केस में नहीं हो सकता? इफ़ नॉट ए मनी बिल, क्योंकि जब भी कोई मनी बिल हो वो केस में वो रिकन्सिडरेशन के लिए नहीं भेज सकती, क्योंकि जो मनी बिल होता है वो प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट ही इंट्रोड्यूस किया जाता है। ओके, प्रेसिडेंट से प्रायर रिकमेंडेशन लेके मनी बिल इंट्रोड्यूस होता है। इसलिए मनी बिल के केस में वो तो ऑलरेडी एसेंट दे चुके हैं, परमिशन दे चुके हैं, इसलिए वो रिटर्न नहीं करते, रिकन्सिडर करने के लिए रिटर्न नहीं करते। और दूसरा जो है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, ये जो है ये वो ऑब्लिगेटरी है, बाउंड है एसेंट देने के लिए। इसके केस में भी वो रिकन्सिडर के लिए वापस भेज नहीं सकते। बाकी सारे बिल्स को वो एनी ऑफ द 3 कर सकते हैं, एसेंट दे सकते हैं, विथहोल्ड कर सकते हैं, या फिर रिटर्न भी कर सकते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है वीटो पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट। ये एक इम्पोर्टेंट पार्ट है प्रेसिडेंट के रोल। देखिए, प्रेसिडेंट पावर, वीटो पावर ऑफ द प्रेसिडेंट क्या क्या है? 3 पावर्स, एब्सोल्यूट वीटो, सस्पेंसिव वीटो और एक है पॉकेट वीटो। नॉर्मली वीटोज जो है वो 4 टाइप्स के होते हैं। एक और है क्वालिफाइड वीटो, जो कि इंडियन प्रेसिडेंट के लिए नहीं है। ओके, इंडियन प्रेसिडेंट के पास क्वालिफाइड वीटो पावर नहीं है, इसलिए हम उसके बारे में नहीं डिस्कशन करेंगे। हम सिर्फ एब्सोल्यूट वीटो, सस्पेंसिव वीटो और एक पॉकेट वीटो के बारे में डिस्कशन करेंगे। ओके, तो एब्सोल्यूट वीटो होता क्या है? विथहोल्डिंग द एसेंट टू द बिल। तो बिल के जो एसेंट है, उसको जो परमिशन ग्रांट करने का एसेंट है वो विथहेल्ड कर देंगे। नॉर्मली ये कब होता है? जब भी किसी प्राइवेट मेंबर का बिल हो। जब भी कोई प्राइवेट मेंबर का बिल हो, इन दैट केस ये विथहेल्ड किया जाता है बाय द प्रेसिडेंट। प्राइवेट मेंबर का बिल यानी कि वो बिल जो कोई मिनिस्टर, जो भी मेंबर अगर मिनिस्टर ना हो और उसी ने इंट्रोड्यूस किया है, उसे हम प्राइवेट मेंबर्स बिल बोल सकते हैं। ओके, तो इन दैट केस इट इज़ डन। और ये ऑलरेडी हो चुका है कई बार, हमारे हिस्ट्री में, पास्ट में हो चुका है। ओके, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जब भी थे वो उन्होंने विथहेल्ड किया था अपना पेप्सू अप्रोप्रिएशन बिल। ओके, 1954 में। फिर आर वेंकटरमन जो कि प्रेसिडेंट थे 1991 में, उन्होंने किया था रिलेटेड टू द सैलरीज प्रोविजंस एंड अलाउंसेस ऑफ द एमपीज अमेंडमेंट बिल, उसके रिलेटेड। तो ये हो चुका है ऑलरेडी एब्सोल्यूट वीटो। ओके, सस्पेंसिव वीटो भी कई बार होता है, जैसे कि आप देख सकते हैं, इट इज एक्सरसाइज्ड व्हेन इंस्टेड ऑफ रिफ्यूजिंग हिज एसेंट द प्रेसिडेंट रिटर्न्स द बिल और ए पार्ट ऑफ इट फॉर रिकन्सिडरेशन। जैसे कि आप देख सकते हैं, सस्पेंसिव वीटो कब बोलते हैं? जबकि प्रेसिडेंट एसेंट देने से रिफ्यूज नहीं करते, वो कहते हैं कि इसके पार्ट को फिर से रिकन्सिडर करो, ये जो बिल भेजे हो इसको फिर से रिकन्सिडर करो, मॉडिफाई करो, फिर उसके बाद हम एसेंट देंगे। लेकिन ये इसमें भी एक कंडीशन है, अगर जब भी प्रेसिडेंट वापस भेजते हैं पार्लियामेंट को रिकन्सिडरेशन के लिए, चाहे पार्लियामेंट उसे मॉडिफाई करे या ना करे, रिकन्सिडर करे या ना करे, वापस जब भी प्रेसिडेंट के पास जाएगा उन्हें सिग्नेचर करना ही होगा, उन्हें एसेंट देना ही पड़ेगा। इट्स ऑब्लिगेटरी। नेक्स्ट, पॉकेट वीटो में क्या होता है? जैसे कि हमें पता है, सिंस द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट प्रोवाइड एनी टाइम लिमिट, कोई टाइम लिमिट नहीं है इंडियन प्रेसिडेंट के लिए, मतलब इतने दिन में आपको एसेंट देना है या फिर अपना कोई एक्शन लेना है, ऐसा कोई टाइम लिमिट नहीं है। दैट इज़ वाई क्या होता है कि जब भी कोई बिल उनके पास जाता है, वो कई बार ऐसा करते हैं कि इनडेफिनेट टाइम के लिए रख देते हैं, उसके रिलेटेड कोई भी एक्शन नहीं लेते, और ऐसे टाइम ग्रेजुअली जाते जाते गवर्नमेंट चेंज हो जाता है, वो लैप्स हो जाते हैं ऑटोमेटिकली। ओके, तो ये जो पॉकेट वीटो है, ये इनडेफिनेट टाइम के लिए वो अपना एक्सरसाइज कर सकते हैं। देखिए ये क्या लिखा है, द प्रेसिडेंट कुड एक्सरसाइज दिस वीटो बाय नॉट टेकिंग एनी एक्शन, कोई एक्शन नहीं लेंगे फॉर एन इनडेफिनेट टाइम, बिकॉज इट इज नॉट कंपल्सरी फॉर द प्रेसिडेंट
टू गिव हिज एसेंट और टू टेक एनी एक्शन इन द प्रेस्क्राइब टाइम लिमिट। ओके, जैसे कि आपका यूएस में है उनका 10 दिन, अगर 10 दिन के अंदर आपको किसी भी एक्शन लेना है, बिल के रिलेटेड एक्शन लेना पड़ेगा कंपल्सरी, बट इट इज़ नॉट इन द केस ऑफ प्रेसिडेंट, दैट्स वाई प्रेसिडेंट इन इंडिया, दैट्स वाई। ओके, सो ये जो पॉकेट वीटो है ये एक बार एक्सरसाइज किया गया था बाय ज्ञानी जैल सिंह इन द ईयर 1986 में, जब भी वो अपना पॉकेट वीटो इस्तेमाल किए थे। ओके, रिलेटेड टू इंडियन पोस्ट ऑफिस अमेंडमेंट बिल। ओके, वो रख दिए थे अपना, मतलब बिना कोई एक्शन ले बिल को रख लिए थे। ओके, चलिए आगे देखते हैं, फाइनेंशियल पावर के बारे में देखते हैं नेक्स्ट। ओके, तो फाइनेंशियल पावर्स में आता है आपका ऑल मनी बिल्स कैन ओरिजिनेट इन पार्लियामेंट ओनली ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। जैसे कि अभी प्रीवियस स्लाइड में आपको बता रहा था, कोई भी मनी बिल अगर हो, वो जब भी इंट्रोड्यूस करना है वो प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट का रिकमेंडेशन लेके ही इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। नेक्स्ट, नो डिमांड फॉर ए ग्रांट कैन बी मेड एक्सेप्ट ऑन हिज रिकमेंडेशन। कोई भी अगर ग्रांट के लिए डिमांड करना हो, किसी भी स्टेट के लिए या फिर किसी के लिए अगर ग्रांट देना है, मांगना है, डिमांड करना है, उसी केस में प्रेसिडेंट का रिकमेंडेशन इज नेसेसरी। ओके, नेक्स्ट, ही कैन मेक एडवांसेस आउट ऑफ द कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया। एडवांसेस ले सकता है या फिर विड्रॉ कर सकता है मनी फ्रॉम द कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया टू मीट एनी अनफोर्सिन एक्सपेंडिचर। अगर कोई अनएक्सपेक्टेड या फिर ऐसे इमरजेंसी केसेस आ जाता है, अनएक्सपेक्टेड किसी एक्सपेंडिचर आ जाता है, उसी केस में प्रेसिडेंट क्या कर सकते हैं, खुद की पावर से कॉन्टीजेंसी फंड ऑफ इंडिया से वो विड्रॉ कर सकते हैं मनी। ओके, उसके लिए उन्हें पार्लियामेंट से परमिशन लेना या फिर कोई ये पास करना उनको ज़रूरी नहीं है। ओके, वो खुद से ही सब कर सकते हैं रिलेटेड टू द कॉन्टीजेंसी फंड ऑफ इंडिया। ओके, नेक्स्ट, अपॉइंट्स फाइनेंस कमीशन। जैसे कि हमें पता है फाइनेंस कमीशन को अपॉइंट करते हैं आफ्टर एवरी 5 ईयर्स। और फाइनेंस कमीशन का काम क्या होता है, वो रिकमेंड करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्सेस। जो हमारे इनकम होता है गवर्नमेंट का, इनकम टैक्सेस के थ्रू वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होंगे बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट गवर्नमेंट, किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होंगे, किसको कितना मिलेगा, ये जो डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस वो फाइनेंस कमीशन रिकमेंड करता है और फाइनेंस कमीशन को अपॉइंट करते हैं हमारे प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति। चलिए आगे देखते हैं, जुडिशियल पावर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए ये जो टर्म्स हैं इसके अंदर, जो जैसे कि पार्डन, रिप्राइव, रेमिशन, रेस्पाइट, कम्युटेशन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसको समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इससे रिलेटेड, इम्पॉर्टेंटली इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बनते हैं। ओके, चलिए देखते हैं। जुडिशियल पावर्स में पहला आता है आपका पार्डन। ओके, पार्डन जिसकी हमें पता है क्षमा करना। इट रिसाइंस बोथ सेंटेंस एंड कन्विक्शन। जो भी सेंटेंस दिया गया है, जो भी डिसीजन सुनाया गया है और कन्विक्टेड जो भी है ऑफेंडर, कन्विक्शन है, वो कम्प्लीटली एब्सॉर्ब किया जाता है, कैंसिल किया जाता है। ओके, एंड द ऑफेंडर फ्रॉम ऑल पनिशमेंट एंड डिस्क्वालिफिकेशन। जितने भी सारे डिस्क्वालिफिकेशंस होंगे उसके फ्यूचर में या फिर जो भी पनिशमेंट मिलना चाहिए वो पूरा कम्प्लीटली कैंसिल किया जाता है इन केस ऑफ पार्डन। ओके, तो यानी कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दे दिया है, ओके, उसको अपील कर सकते हैं और उसको भी कैंसिल किया जा सकता है बाय द प्रेसिडेंट। ओके, वो कम्प्लीटली कैंसिल किया जाएगा, यानी कि सारे रिकॉर्ड्स मिटा दिए जाएंगे आपके कन्विक्टेड होने के या फिर ऑफेंडर होने के। ओके, नेक्स्ट, दूसरा है रिप्राइव। रिप्राइव का मीनिंग क्या है, इट्स ए स्टे। ओके, स्टे, जैसे कि कोई भी अगर सेंटेंस ऑलरेडी सुनाया जा चुका है, कोई भी अगर डिसीजन, कोई भी पनिशमेंट सुनाया जा चुका है, उसके ऊपर स्टे चाहिए। अगर हम बोलें कि नेक्स्ट 5 दिन में आपको फांसी दी जाने वाली है, सपोज फॉर एग्जांपल, तो उसके ऊपर आप स्टे लगा सकते हैं, यानी कि 15 दिन कर सकते हैं या फिर 20 दिन, 1 महीना कर सकते हैं। तो ये जो पावर है ये प्रेसिडेंट के पास है। इट मीन्स स्टे ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ सेंटेंस पेंडिंग फॉर प्रोसीडिंग फॉर पार्डन और कम्युटेशन। अगर आपको लगता है कि आप इनोसेंट हैं, यू आर नॉट गिल्टी, देन इन दैट केस यू कैन अपील फॉर ए रिप्राइव, यू कैन अपील फॉर ए स्टे ऑफ द एग्जीक्यूशन, और उसी टाइम में आप पार्डन या फिर कम्युटेशन के लिए अपील कर सकते हैं। नेक्स्ट, रेमिशन। रेमिशन में क्या होता है, द पावर ऑफ रेमिशन रिड्यूसेस द अमाउंट ऑफ सेंटेंस विदाउट चेंजिंग इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। यानी कि जो पनिशमेंट दिया गया है वही पनिशमेंट रहेगा, बस उसका क्वांटिटी, उसका अमाउंट रिड्यूस कर दिया जाएगा। जैसे कि अगर आपको 1 साल का कैद होना है, जेल होना है, इम्प्रिजन फॉर 1 ईयर, देन यू विल बी ओनली इम्प्रिजन फॉर 6 months, उसको कम कर दिया जाएगा। ओके, कैरेक्टरिस्टिक चेंज नहीं होता, जेल ही होगा लेकिन टाइम पीरियड शॉर्टन कर दिया जाएगा। नेक्स्ट, रेस्पाइट, अवॉइडिंग ए लेसर सेंटेंस इंस्टेड ऑफ प्रेस्क्राइब पेनल्टी इन व्यू ऑफ सम स्पेशल फैक्ट्स। कुछ स्पेशल फैक्ट्स को बेस करके हम पेनल्टी या फिर जो पनिशमेंट है उसे थोड़ा कम कर सकते हैं, लेसर सेंटेंस। ओके, जैसे कि अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी ऑफेंडर हो, फीमेल ऑफेंडर, वो प्रेग्नेंट है, तो उस केस में उन्हें जो भी सेंटेंस या फिर जो भी पनिशमेंट दिया गया वो नहीं दिया जा सकता ना, इसलिए उसे कम करते हैं, उसे कहते हैं रिस्पेक्ट।
ओके नेक्स्ट फाइनली कम्यूटेशन कम्यूटेशन मीन्स इट मियरली सब्सटीट्यूट्स। ये जो एक एक टर्म है, एक एक वर्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके क्योंकि क्वेश्चन जब भी आएगा आपको क्वेश्चंस में दिया रहेगा, ऑप्शंस में इन्हीं में से किसी का एक लाइन लिखा होगा, तो वो चूज़ कर पाना है। मतलब रेस्पेक्ट में क्या होता है, रिमिशन में क्या होता है, कम्यूटेशन में क्या होता है, ये आपको याद रखना है। इट मियरली सब्स्टिट्यूट वन फॉर्म ऑफ पनिशमेंट फॉर अनदर ऑफ ए लाइटर कैरेक्टर। ओके जैसे कि अगर आपको डेथ दिया गया तो ट्रांसपोर्टेशन दिया गया तो रिगरस इम्प्रिजनमेंट कर देंगे। अगर सीवियर इम्प्रिजनमेंट है तो सिंपल इम्प्रिजनमेंट होगा, अगर सिंपल है तो फाइन दे के छूट जाओगे। तो ऐसा कुछ जो भी पनिशमेंट दिया गया है उससे थोड़ा कम पनिशमेंट मिलेगा, सब्स्टिट्यूट कर दिया जाएगा, उसे कहते हैं कम्यूटेशन। चलिए ये हो गया सारी जुडिशियल पावर रिलेटेड टू द प्रेसिडेंट, याद रखना। आगे बढ़ते हैं, आगे आते हैं मिलिट्री पावर। ओके मिलिट्री पावर्स क्या क्या हैं प्रेसिडेंट्स के, देखते हैं। ही इज़ द सुप्रीम कमांडर ऑफ डिफेंस फोर्सेस ऑफ इंडिया। ओके तो हमारे जितने भी डिफेंस फोर्सेस हैं उनके ये सुप्रीम कमांडर हैं, इनकी परमिशन ये सबसे हेड है। ओके आर्मी नेवी और एयरफोर्स की। अपॉइंट्स चीफ ऑफ आर्मी नेवी एंड एयरफोर्स। तो आर्मी नेवी और एयरफोर्स के जो चीफ होते हैं, हेड होते हैं, उनको अपॉइंट करते हैं कौन, प्रेसिडेंट हमारे। ही कैन डिक्लेयर वॉर एंड कंक्लूड पीस। वार का डिक्लेरेशन कर सकते हैं, पीस कंक्लूड कर सकते हैं, सब्जेक्ट टू द अप्रूवल ऑफ द प्रेसिडेंट। अगर पार्लियामेंट अप्रूव कर रहा है, अप्रूवल ऑफ द पार्लियामेंट अगर मिल रहा है, वो डिक्लेयर करेंगे वार किसी भी। अगर सपोज हमारे पाकिस्तान के साथ या फिर चाइना के साथ अभी वार होने वाला है तो डिक्लेयर कौन करेंगे, प्रेसिडेंट डिक्लेयर करेंगे। बट अप्रूव मतलब पार्लियामेंट अप्रूव करने के बाद आप डिक्लेयर कर सकते हैं वार या फिर पीस, कुछ भी। ओके चलिए आगे देखते हैं डिप्लोमेटिक पावर्स। ओके रिलेटेड टू डिफरेंट इंटरनेशनल एस्पेक्ट हमारे प्रेसिडेंट का क्या क्या डिप्लोमेटिक पावर्स हैं, देखते हैं। रिप्रेजेंट्स द कंट्री इन द इंटरनेशनल फोरम। हमारे जो इंटरनेशनल फोरम्स या फिर मीटिंग्स होते हैं उन्हें रिप्रेजेंट करते हैं हमारी कंट्री की तरफ से। डिप्लोमेटिक पावर ये उन्हीं का एक फर्स्ट है। सेंड्स एम्बेसडर्स एंड रिसीव डिप्लोमेट्स। एम्बेसडर्स भेजते हैं, डिप्लोमेट्स रिसीव करते हैं टू डिफरेंट कंट्रीज। इंटरनेशनल जो ट्रीटीज़ होते हैं, इंटरनेशनल ट्रीटीज़ हो गए, एग्रीमेंट्स हो गए, सारे प्रेसिडेंट के बिहाफ में ही कंक्लूड किए जाते हैं, उनके नाम से ही कंक्लूड किया जाते हैं। ये उनका डिप्लोमेटिक पावर है। आगे देखते हैं एमरजेंसी पावर्स। एमरजेंसी पावर्स हमें जैसे कि पता है, नेशनल इमरजेंसी, प्रेसिडेंट रूल्स और फाइनेंशियल इमरजेंसी, ये तीनों इम्पोज किए जा सकते हैं। कंट्री हमारे कंट्री के तीनों टाइप के डिफरेंट इमरजेंसीज हैं। ओके नेशनल इमरजेंसी जैसे कि पता है इट इज़ अंडर द आर्टिकल 352। प्रेसिडेंट रूल आपका हो गया आर्टिकल 356 और फाइनेंशियल इमरजेंसी आर्टिकल 360 के अंडर आते हैं। ये सारे पावर्स भी प्रेसिडेंट के पास हैं। आगे चलते हुए देखते हैं। ओके फाइनली हमें मिल लेते हैं हमारे सारे जो प्रेसिडेंट्स हैं, ओके आज तक जो भी बने हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम द इंडिपेंडेंस ऑफ आवर कंट्री। ओके फर्स्ट प्रेसिडेंट, इनके बारे में थोड़ा कुछ पॉइंट्स बताने वाला हूँ, ध्यान से सुनिएगा। राजेंद्र प्रसाद जो कि हमारे पहले प्रेसिडेंट है, ही इज़ द फर्स्ट प्रेसिडेंट एंड द लॉन्गेस्ट सर्विंग प्रेसिडेंट। याद रखना सबसे लॉन्गेस्ट सर्विंग प्रेसिडेंट है, जो कि 12 साल प्रेसिडेंट रहे हैं, 12 ईयर्स। ओके सिमिलरली सेकंड डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ही वाज द फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। वो पहले वाइस प्रेसिडेंट थे, उसके बाद प्रेसिडेंट बने, सेकंड वाइस प्रेसिडेंट जो कि। ओके नेक्स्ट इज जाकिर हुसैन। जाकिर हुसैन साहब जो हैं वो पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट हैं इंडिया के, याद रखिएगा। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आ सकता है, आया भी हुआ है प्रीवियस एग्जाम्स में। डॉक्टर जाकिर हुसैन जो है वो पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट है। एक और बात कि ये शॉर्टेस्ट टेन्यूर के लिए, शॉर्टेस्ट टाइम पीरियड के लिए प्रेसिडेंट रहे थे। ओके इनका डेथ हो गया था। ओके ही वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट टू डाई इन हार्नेस। ओके नेक्स्ट वीवी गिरी। वीवी गिरी ही वाज द फर्स्ट एक्टिंग प्रेसिडेंट। ओके इनके डेथ के बाद, डॉक्टर जाकिर हुसैन के डेथ के बाद ये पहले एक्टिंग प्रेसिडेंट के हिसाब से काम किए, फिर परमानेंट प्रेसिडेंट बने। तो ही वाज द फर्स्ट एक्टिंग प्रेसिडेंट डॉक्टर वीवी गिरी। ओके नेक्स्ट फखरुद्दीन अली अहमद। फखरुद्दीन अली अहमद ये जो है इनका भी ऑफिस में ही डेथ हो गया था उनका। ओके ही ऑल्सो डाइड इन ऑफिस। नेक्स्ट आ गया आपका आगे नीलम संजीवा रेड्डी। ओके नीलम संजीवा रेड्डी, ही इज़ द यंगेस्ट प्रेसिडेंट, याद रखना इज़ द यंगेस्ट प्रेसिडेंट। और ये 64 ईयर्स के एज में प्रेसिडेंट बन गए थे, इसलिए इन्हें यंगेस्ट प्रेसिडेंट कहा जाता है। नेक्स्ट इज़ योर ज्ञानी जैल सिंह। ज्ञानी जैल सिंह क्या है? ज्ञानी जैल सिंह जो है ये पहले सिख प्रेसिडेंट है हमारी कंट्री के। ओके इज़ द फर्स्ट सिख प्रेसिडेंट है। ओके नेक्स्ट रामास्वामी वेंकटरमन। रामास्वामी वेंकटरमन जो है ये ओल्डेस्ट प्रेसिडेंट है हमारे कंट्री के। ओके ओल्डेस्ट प्रेसिडेंट।
ही बिकेम द प्रेसिडेंट एट द एज ऑफ 76। तो याद रखिएगा नीलम संजीवा रेड्डी जो है यंगेस्ट हैं, 64 के एज में हो गए थे वो प्रेसिडेंट, और रामास्वामी वेंकटरमन जो है वो 76 ईयर में बने प्रेसिडेंट, जो कि ओल्डेस्ट। ओके, नेक्स्ट KR नारायण। KR नारायण आप देख सकते हैं, ये है हमारे फर्स्ट दलित प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ओके, फर्स्ट दलित प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। उसके बाद APJ अब्दुल कलाम, आप सभी जानते हैं, ये द फर्स्ट साइंटिस्ट टू बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ओके, और नेक्स्ट इज प्रतिभा देव सिंह पाटिल। ओके, शी वॉज द फर्स्ट वुमेन टू बी द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं रिलेटेड टू द प्रीवियस प्रेसिडेंट्स ऑफ आवर इंडिया। ओके, सो इतना ही था आज के इस वीडियो में। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।